हम लोगों ने जब अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, अकाउंटिंग की डिफिनीशन, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जब पढ़ा था, तब आपको बताया गया था कि जो अकाउंटिंग है वह बिजनेस की एक लैंग्वेज है और अकाउंट्स में हर बिजनेस को एक पर्सन माना गया है। चाहे वो बैंक हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, कारखाने हो, छोटी सी दुकान हो, हर बिजनेस को एक पर्सन माना गया है और वो पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जैसे हम आप नेचुरल पर्सन की अपनी एक लैंग्वेज है, अगर हम इंडिया में हैं तो हिंदी बोलते हैं, चाइना में चाइनीज़ है, ब्रिटेन में इंग्लिश है, जर्मनी में जर्मन है, उसी तरह बिजनेस भी जब एक पर्सन मान लिया गया, उसकी भी एक लैंग्वेज डेवलप की गई। उस लैंग्वेज का नाम अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग जब एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको बार बार यूज करने होंगे। हर लैंग्वेज में वर्ड्स होंगे, तो जब बार बार वो वर्ड्स यूज करेंगे तो हर एक स्टूडेंट को उसकी मीनिंग जानना जरूरी है कि उस वर्ड की क्या मीनिंग है जो हमारी इस लैंग्वेज में बार बार यूज किया जा रहा है। तो जब लड़के फर्स्ट टाइम क्लास 11th में कॉमर्स लेते हैं और अकाउंट्स पढ़ने आते हैं तो उनको इन बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 12th पास करने के बाद बायो मैथ से कॉमर्स स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं, बीकॉम में आते हैं, सीए करने जाते हैं, सीएस करने जाते हैं, सीएमए करने जाते हैं, तो उन्हें भी इस लैंग्वेज में यूज होने वाले वो बेसिक टर्म्स, वो वर्ड्स की मीनिंग जानना जरूरी है। तो आज हम लोग उन्हीं बेसिक टर्म्स, उन्हीं बेसिक वर्ड्स के बारे में सीखा जाएगा। तो हम कुछ वर्ड्स के बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो, इसमें पहला वर्ड आया ट्रांजैक्शन। देखो, जब हम लोग अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे तो आपको बार बार ये ट्रांजैक्शन वर्ड सुनने में आएगा। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है कि बिजनेस को एक पार्टी, एक पर्सन मान लिया गया है कि बिजनेस एक अलग पार्टी है, एक अलग पर्सन है। जो बिजनेसमैन इस बिजनेस को शुरू किया है वो बिजनेसमैन भी एक अलग पार्टी है, एक अलग पर्सन है अकाउंट की लैंग्वेज में। जो हम लोग अकाउंट्स लैंग्वेज सीख रहे हैं वो कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है और जितने भी अदर्स लोग हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, आप इनसे गुड्स खरीदते हो, गुड्स बेचते हो, इनसे गुड्स वापस किया है, किसी को एक्सपेंसेस दिया है, किसी से अदर असेट्स खरीदा है, तो जितने लोग बिजनेस में किसी न किसी रूप से जुड़े हैं सब एक पार्टीज हैं। उसमें कुछ नेचुरल पार्टीज हैं, कुछ आर्टिफिशियल पार्टीज हैं। तो जब इनके बीच कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ऐसी एक्टिविटीज होती है जो बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्टिव करती है, तो ऐसे जितने भी एक्टिविटीज होंगी उनको अकाउंट्स की लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। जैसे मान लो बिजनेस हमारा ए से गुड्स परचेज किया, अब ये हुआ कि बी ने ए से ट्रांजैक्शन किया, बिजनेस ने बी को गुड सेल किया, इसका मतलब बिजनेस ने बी से ट्रांजैक्शन किया और उस ट्रांजैक्शन को सेल बोले। बिजनेस ने सी से मशीन खरीदा, इसका मतलब बिजनेस और सी के बीच एक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक, जिसको ट्रांजैक्शन बोला गया। तो बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस और बिजनेसमैन से होता है। जैसे जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सारे पैसे बिजनेसमैन अपने पास रखे रहता है, वही सामान खरीदता है, वही बिजनेस को स्टैब्लिश करता है। लेकिन अकाउंट की लैंग्वेज में यह कहा जाता है कि उस सारी चीजों को बिजनेसमैन ने बिजनेस को दे दिया। तो बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस और बिजनेसमैन में हुआ कि बिजनेसमैन ने वो सारा पैसा, सारा सामान बिजनेस को दे दिया। यहां भी दो पार्टियां इन्वॉल्व हुई, एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन। तो जब दो पार्टियों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसको हम बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हर उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ट्रांजैक्शन वर्ड बोला जाता है। दूसरा भाई, दूसरा वर्ड आया, देखो, इवेंट। तो बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस के अंदर होती है, उसमें कोई अदर पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती है। तो बिजनेस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को हम लोग इवेंट्स बोलेंगे, लेकिन वो भी इकोनॉमिक ही होगी। जैसे देखो, हम पूरे 1 ईयर में 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा,
उसको हम लोग बोलेंगे परचेज, एक ट्रांजैक्शन हो गया। फिर हमने उसमें से 80,000 का गुड्स सेल कर दिया, हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया और 80,000 का गुड्स सेल कर दिया। तो ये हमने जिससे खरीदा, मान लो ए से हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, हमने बी को बेचा, बी से ट्रांजैक्शन हुआ। अब लास्ट में हमारे पास ईयर के एंड में 20,000 का गुड्स बच गया और ये बचा हुआ गुड्स एक नए नाम से बिजनेस की बुक्स में लिखा जाएगा जिसको स्टॉक बोलेंगे। और ये स्टॉक कोई ट्रांजैक्शन से नहीं आया, ये दो अकाउंट्स के बीच के डिफरेंस से आ गया। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बिजनेस के अंदर दो अकाउंट्स के बीच में हो रही हो, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में हो रही हो, उसी में हमारे पास असेट्स हैं, असेट्स के डेप्रिसिएशन हो रहे हैं, असेट्स रेगुलर यूज हो रही है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें बिजनेस के अंदर हो, कोई अदर पार्टीज इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग इवेंट बोला जाएगा। इवेंट वर्ड क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड आएंगे वाउचर। तो देखो जो वाउचर होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का अकाउंट्स में क्या यूज है? देखो अभी जब आप एक स्टूडेंट के रूप में वर्क कर रहे होगे तो क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन मिला कि इसकी जर्नल एंट्री बना दो, आप जर्नल बना दिया। टीचर ने क्वेश्चन डिक्टेट किया, कहा कि इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, आपने जर्नल एंट्री बना दिया। लेकिन कल को जब आप कहीं जॉब करने जाओगे एज ए अकाउंटेंट, तो अगर मान लो आपका मैनेजर, आपका मैनेजमेंट ये कहता है कि हमने मशीन खरीदी है, हमने गुड्स खरीदी है, हमने प्लांट खरीदा है, हमने एक्सपेंसेस पेड किया, हमने इनकम रिसीव किया है, तुम इसका जर्नल बनाओ, तो तुम तुरंत उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप अकाउंटेंट कहोगे नहीं मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, हमें उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जैसे मान लो हमने टाटा लिमिटेड से मशीन खरीदी, तो टाटा लिमिटेड एक हमें रसीद पर उस मशीन के बारे में लिखा होगा, क्वांटिटी लिखी होगी, कितनी वैल्यू की लिखी होगी, कितना उस पर डिस्काउंट किया, वो सब लिखकर एक रसीद हमारे सेल परचेज डिपार्टमेंट को दिया होगा जिसने उस असेट्स को खरीदा होगा। तो जब एज ए अकाउंटेंट हम उसमें लिखने जाएंगे बिजनेस की बुक में, जर्नल में, तो उस पर्सन से हम वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि वो डॉक्यूमेंट तुम हमें दो जिसको पढ़कर हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करके मेंशन कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने जर्नल में यूज किया। तो अब जैसे हमने सेल किया, हम जहां पर बैठे हैं सेल किया, तो हमारा भी कंपनी, हमारा भी बिजनेस बेचने वाले को जो उसको खरीद रहा होगा उसको एक रिसीट देगी, कोई एक रसीद देगी, तो वह रसीद भी हमारा एक रिटन एविडेंस बनेगा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा कि हमने बिजनेस की बुक्स में उसको देखकर ही रिकॉर्डिंग करनी है। तो जब आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बुक में जर्नल बना रहे होगे तो पहले उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप एक रिटन डॉक्यूमेंट मांगोगे कि उससे रिलेटेड हमें रसीद दीजिए, हमें उससे रिलेटेड कोई कॉपी दीजिए, तो जिससे हम अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकें। तो एक अकाउंटेंट के लिए भी वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को बेस देकर वो रिकॉर्ड करेगा। साथ ही साथ जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे उस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो हम अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग किए हैं, जब उसको वेरीफाई करने आएगा क्या वो रूल रेगुलेशन के साथ बने हैं, ट्रू बने हैं, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ट्रू है या बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल है, तो वह भी उसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ही यूज करेगा। तो डॉक्यूमेंट्री, इसको हम लोग उसको वाउचर को बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। बिना रिटन डॉक्यूमेंट्स के कोई भी अकाउंटेंट कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बना सकता, और बिना वाउचर को वेरीफाई किए कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं कर सकता कि हमारा प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू है। तो यह वाउचर एक जो एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, रसीदों के रूप में होते हैं, जिनसे कि हम जर्नल एंट्री बनाने में यूज करते हैं। फिर देखो वर्ड आया कैपिटल। तो देखो अभी हमने बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग पार्टीज हैं अकाउंट की लैंग्वेज में। अकाउंट्स कहता है कि बिजनेस भी एक पर्सन है और बिजनेसमैन भी एक पर्सन है। पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में होता है।
तो बिजनेस क्या करता है कि जब वो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है तो वो सारे रूल्स बिजनेसमैन के लिए भी अप्लाई करता है जो रूल्स वो अदर पार्टीज के लिए अप्लाई करता है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी चीजें इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश दिया हो बिजनेस को, चाहे वो गुड्स दिया हो बिजनेस को, चाहे वो मशीन दिया हो बिजनेस को, कि इतने से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो कैश हो गया 50,000, गुड्स हो गया 50,000 और मशीन हो गई 20,000। अब ये सारी चीजें बिजनेसमैन बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेसमैन ये कहेगा कि भले ही बिजनेस कहेगा भले ये बिजनेसमैन का है, लेकिन वह उसके लिए एक अदर पार्टीज है, वो भी लिखेगा कि बिजनेसमैन का इतना पैसा हमने लिया है, इतने का गुड्स लिया है, इतने की मशीन ली है। तो बिजनेसमैन के नाम को सामने ये सारी अमाउंट ऐड करके वो लिख देगा कि बिजनेसमैन से हमने ये चीजें ली हैं। तो बस यही होगा कि बिजनेस की बुक में बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा जाएगा, अदर पर्सन राम श्याम अजय विजय ABC उनके नाम तो बिजनेस की बुक्स में हम मेंशन करेंगे, लेकिन बिजनेसमैन के नाम की जगह बिजनेस की बुक्स में जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसको कैपिटल बोला जाएगा। तो कैपिटल का मतलब होगा कि बिजनेसमैन ने जो जो चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट की हैं, बिजनेस में लगाई हैं, वह बिजनेस के लिए तो अपना रिसोर्सेज हो गए, लेकिन बिजनेसमैन ने वो चीजें दी है उसके नाम के सामने यह लिख दिया जाएगा कि हमने बिजनेसमैन से इतना लिया है, फ्यूचर में उसको इतना वापस करना है, हमारी लायबिलिटीज है, उस लायबिलिटीज को हम लोग कैपिटल वर्ड से दिखलाएंगे। फिर उसके बाद देखो आई बारी लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जैसे देखो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, वो कहीं जॉब करके कहीं नौकरी करके अर्निंग नहीं कर सकता, वह दूसरों से ली गई चीजों को अपने यहां रिसोर्सेज के रूप में यूज करके प्रॉफिट को जनरेट करता है। तो यहां पर लायबिलिटीज का मतलब ऐसा होगा कि हमने बिजनेसमैन के जो लायबिलिटीज उसको तो कैपिटल बोला, जो अदर पार्टीज से हमने जो क्रेडिट के रूप में ले रखा है, फ्यूचर में हमें उसको वापस करना है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग लायबिलिटीज में रखेंगे। तो लायबिलिटीज देखो तीन तरह से पहले सामने आएंगी, लायबिलिटीज तीन तरह से सामने आएंगी। अगर हमने किसी से क्रेडिट गुड्स या असेट्स परचेज किया, हमने उधार में क्रेडिट में गुड्स या असेट्स परचेज कर लिया, या फिर हमने किसी से पैसे उधार ले लिए, लोन ले लिया, या हमने किसी से फर्म में, अपनी कंपनी में, अपने कारखाने में, अपने बिजनेस में नौकरी कराया, जॉब दिया, और जॉब करने के बाद उसको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, उसको बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो ये जो थ्री फॉर्म्स होंगे कि हमने क्रेडिट गुड्स खरीदा, क्रेडिट असेट्स खरीदा, आने वाले समय में वो हमसे पैसे मांगेगा, वो पैसा हमें उसको वापस करना होगा। हमने किसी से डायरेक्ट पैसे उधार ले लिए, बैंक से लिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए, ये जो हम ले रहे होते हैं ये बिजनेस ले रहा होता है, भले बिजनेसमैन ले रहा है, लेकिन ये माना जाएगा अकाउंट्स की लैंग्वेज में कि ये बिजनेस ले रहा है। तो बिजनेस ने क्रेडिट गुड्स और असेट्स खरीद लिया, बिजनेस ने किसी से पैसे उधार ले लिए, या बिजनेस ने किसी से जॉब कराया और पैसे नहीं दिए, और ये फ्यूचर में हमें देने हैं। तो फ्यूचर में जो भी देने हैं इस तरह के आइटम्स, उनको हम लोग लायबिलिटीज बोला जाएगा। तो देखो लायबिलिटीज के तो ये तीन तरह हुए, लेकिन मेन लायबिलिटीज हमारी दो तरह की होंगी। देखो एक होगी नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरी होगी करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या होगा? ऐसा उधार, ऐसा क्रेडिट जो हमें मोर देन 1 ईयर तक पेड करने हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक के पेड करने हो। तो जैसे हमने उधार सामान खरीदा है, उधार असेट्स खरीदी है, उधार पैसे लिए हैं, और हमें पेमेंट बहुत 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद तक करने हैं, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज कहेंगे। कि हमने जैसे मान लो असेट्स खरीद लिया और उसने कहा कि इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे आप 5 साल में पैसे पेड करो, तो वो पर्सन हमारे लिए एक लायबिलिटीज है, लेकिन वो हमारी कैसी लायबिलिटीज है? नॉन करेंट लायबिलिटीज है। और करंट लायबिलिटीज का मतलब होगा
कि जिसको विद इन 1 ईयर में पेड करना है, जिसको 1 साल के अंदर, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम बना रहे हैं उसी ईयर में उसको पेड करना है, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग करेंट लायबिलिटीज बोलेंगे। तो जो ये 3 हैं आप अभी पढ़े, क्रेडिट गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट एसेट्स खरीदा है, पैसे उधार लिए हैं, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने अभी पेड नहीं किए हैं, ये 2 तरह के होंगे। या तो ये मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर में पेड होंगे, या फिर वो उसी विद इन ईयर में पेड कर दिए जाएंगे। तो इसको हम लोग नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटीज बोला जाएगा। अब देखो बारी आती है असेट्स की, और असेट्स के साथ साथ गुड्स को भी समझिए। देखो असेट्स है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है या बिजनेस रन करता है तो 2 तरह की कमोडिटीज खरीद रहा होता है, 2 तरह के सामान खरीद रहा होता है। एक सामान वो खरीदेगा, उसको रीसेल करना है, उसको हमें मार्केट में बेचना है अपने कस्टमर को, और एक सामान खरीदेगा कि उसे हमें रिसोर्सेस के रूप में यूज करना है, हमें यूज करना है, बिजनेस को चलाने में हेल्प करना है, बिजनेस की प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करना है। तो उस जो हम कमोडिटीज को खरीद के लाएंगे वो अलग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस रखेगी, और जो इसलिए कमोडिटीज खरीदें कि उसको मार्केट में हमें सेल करना है, उसी को बेचना है, हमारे कस्टमर आएंगे। तो ऐसी कमोडिटीज जो रीसेल करने के लिए खरीदी गई हैं, दोबारा बेचने के लिए खरीदी गई हैं, उनको हम लोग गुड्स बोलेंगे, उनको हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुड्स बोला जाएगा। लेकिन ऐसी कमोडिटीज जो हम लोग इसलिए परचेज किए हैं कि उसको रीसेल नहीं करना है, उसको बिजनेस के प्रॉफिट को जनरेट करने में मोर देन 1 ईयर, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल तक यूज करके अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो ऐसी कमोडिटीज को हम लोग असेट्स बोलते हैं। तो जो हमारे असेट्स होंगे ये भी देखो 2 तरह के होंगे, एक होंगे फिक्स्ड असेट्स और दूसरे होंगे करेंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स और करेंट असेट्स, तो फिक्स्ड असेट्स जो होंगे वो आप जब परचेज करोगे तो उनको लॉन्ग टर्म्स के यूज करने के लिए परचेज करोगे। ये नहीं कि हमने इस ईयर में खरीदा, इस ईयर में यूज हो गया, नहीं, जब आप उसको परचेज किए, बिल्डिंग खरीदे, कारखाना खरीदे, लैंड खरीदा, आपने मशीन प्लांट खरीदा है, ट्रक्स खरीदे हैं, तो ये आप इसलिए खरीदा कि उसको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में यूज करोगे। तो ऐसी असेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक वर्क करेंगी उनको हम फिक्स्ड असेट्स बोलेंगे। फिक्स्ड असेट देखो 2 तरह की होंगी, एक होगी टैंजेबल और दूसरी होगी इनटैंजेबल। तो टैंजेबल असेट्स का मतलब होगा ऐसी असेट्स जो हम लोग अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखाने में, अपने बिजनेस में देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ऐसी असेट्स को टैंजेबल असेट्स बोला गया है। जैसे हमारा प्लांट हुआ, मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, व्हीकल्स हुए, इनको देख और छुआ जा सकता है। तो ऐसे असेट्स को हम लोग फिक्स्ड असेट्स में टैंजेबल असेट्स के नाम से जाने जाते हैं। कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो हमारे प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करती हैं, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती हैं, लेकिन उसको हम बिजनेस में कहीं देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो अपने होने का एहसास बिजनेस में कराती हैं, तो उनको इनटैंजेबल असेट्स बोला जाता है। जैसे गुडविल हुई, पेटेंट हुआ, सॉफ्टवेयर्स हुए, इनको आप बिजनेस में कहीं देख नहीं पाओगे, लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट को जनरेट करने में, बढ़ाने में ये हेल्प करती है। तो ऐसी असेट्स को इनटैंजेबल असेट्स बोला जाता है। तो असेट्स में ये तो हुआ फिक्स्ड असेट्स। अब बारी आई करेंट असेट्स की। तो करेंट असेट्स ऐसे असेट्स हैं जिसको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फिक्स्ड असेट्स को हम कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका लॉन्ग टर्म तक यूज करने की कोशिश करेंगे, जबकि करेंट असेट्स को चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो पैसे में कन्वर्ट हो जाए। जैसे स्टॉक है तो बचा हुआ गुड्स तो सोचेंगे जल्दी से पैसे में बिक जाए, पैसे में आ जाए। डेटर्स हैं जिनको उधार हमने गुड्स बेचा है, सोचेंगे जल्दी से हमको पैसे वापस कर दें। बिल्स रिसेबल है, सोचेंगे जल्दी से पेमेंट हमें मिल जाए। ऐसे असेट्स जिसको विद इन 1 ईयर हम सोचेंगे जल्दी से जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाए, उनको बोला जाएगा करेंट असेट्स। तो गुड्स का मतलब ही बता ही दिया कि गुड्स ऐसी कमोडिटीज होगी जो रीसेल के लिए परचेज की गई होगी, जिसके लिए हमने अपना बिजनेस स्टेबल किया है, और साथ ही साथ असेट्स वो कमोडिटी होगी जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज की गई होगी। अब देखो वर्ड आया ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होगा कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस से अपने घर के कामों के लिए
कोई गुड्स निकालता है, पैसे निकालता है और उसको बिजनेस में यूज नहीं करता, अपने घर के कामों में यूज कर लेता है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन जब दो अलग अलग लोग हैं, तो बिजनेस ने जब उनसे लिया तो उनके नाम के सामने कैपिटल लिख दिया, जब उनको देगा तो वह भी उनके नाम के सामने लिखेगा कि हमने बिजनेसमैन को इतना दिया। तो उस जो आप दोगे तो उसके नाम की जगह ड्राइंग वर्ड लिखोगे, उसको ड्राइंग बोला जाएगा। फिर आई बारी एक्सपेंसेज और इनकम की। एक्सपेंसेज क्या होते हैं कि जब बिजनेस किसी से सर्विस लेता है, मकान मालिक से सर्विस लिया मकान का, बिजली डिपार्टमेंट से सर्विस ले रहा है बिजली का, अगर हमें एम्प्लॉय रखा है वर्क दे रहे हैं तो वो भी सर्विस दे रहे हैं, वर्कर रखा है वो भी सर्विस दे रहे हैं। तो डिफरेंट पार्टी से बिजनेस अपने प्रॉफिट को पाने के लिए सर्विसेज लेता है और सर्विसेज लेने के बाद जो पेमेंट करता है, ऐसे पेमेंट को एक्सपेंसेज बोला जाता है। और अगर बिजनेस ने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, बिजनेस ने कहा कि ये सर्विसेज हम दे रहे हैं और बदले में उनसे पैसे लेता है, तो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो पैसा लेगा उसको इनकम बोला जाएगा। एक वर्ड और सीखा जाए, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं, देखो इसमें बिजनेस पूरे ईयर में अपनी जब एक्टिविटीज करता है तो उसकी मेन जो मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तभी अर्न कर सकते हैं मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल हो। तो बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं दिन भर में, तो बिजनेस ने कहा कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें सेल बढ़ानी है। तो जब हमें सेल बढ़ाना है तो हम सोचेंगे कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं, अगर उधार सामान मांग रहे हैं तो उनको उधार भी दो, और पैसे में मांग रहे तो पैसे भी दो। तो बिजनेस दिन भर में उधार सामान खरीदता और बेचता दोनों काम करता है। तो अगर आपने कैश में पैसे बेचे, सामान बेचे, कैश में सामान खरीदे, तब आपको कोई अदर पर्सन से रिलेटेड रिकॉर्डिंग नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आप किसी को क्रेडिट सेल किए, उधार सामान बेचे, तो हर उधार सामान बेचने वाले का आप बुक में नाम लिखते चले जाओगे। तो एक उधार बेचने वाले को जिनको आपने बेचा एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो बिजनेस उधार बेचने के साथ साथ उधार खरीदता भी है, तो खरीदने वालों की भी एक लिस्ट बन जाएगी। तो हम जब बिजनेस की बुक्स में इनको जिनको पूरा सामान उधार हमने बेचे हैं, जितने पर्सन, उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद उनको बोला जाएगा डेटर्स। तो डेटर्स वे पर्सन होंगे जिनको हमने क्रेडिट सेल किया होगा, उधार सामान बेचे होंगे। और एक वर्ड आया क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर जिनसे हमने उधार सामान खरीदे, ए से खरीदा, बी से खरीदा, सी का खरीदा, तो हर पर्सन का नाम से हम जर्नल बना लेंगे, हर पर्सन का लेजर बना लेंगे, और उस जर्नल लेजर बना लेने के बाद जितने लोगों से उधार खरीदे सबको एक जगह ट्रांसफर कर देंगे कि इतना पैसा हमने उधार खरीदने में लिया है लोगों से। तो ये हमारा जो लिखा जाएगा वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो इतने वर्ड्स हैं, इनको आप एक बार दो बार रिपीट करके बार बार इसको सुनिए, इसको जानिए। हम आगे वाले लेक्चर में कुछ और नए वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी देंगे।